जूम कर देता हूँ ताकि इसे आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए, इससे आप रिलेट कर पाएंगे। आपको ऐसा वेन डायग्राम बना देना है जिसमें आप टॉपिक लिखोगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और वहाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इग्नू पाथवेज। और आज की इस वीडियो में मैं लर्नर्स आपके लिए क्या लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने वादा करा था कि MCQ 01 ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स के एक्सप्लेनेशन को मैंने नहीं अपलोड करा था क्योंकि मेरे पास कुछ रिसोर्सेज की कमी थी, बट वो रिसोर्सेज अब पर्याप्त हो गए हैं, जिसके चलते मैं वीडियोस को बना पा रहा हूँ। और आप लर्नर्स के लिए मैं ये इंटरैक्टिव सेशन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, जिसमें से 80 to 90% मार्क्स आप आराम से सिक्योर कर लोगे टर्म एंड जून 2024। सो वीडियो को अब हम लोग लेट नहीं करते हैं, अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सबसे पहले इस सेशन को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। पहला पार्ट हमारा रहेगा कि आप जब MCOM में जब आपका एडमिशन हुआ है तो आप जो भी क्वेश्चंस को लिखोगे तो उसका पैटर्न क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस को आप लिखोगे। जैसे कि मैंने क्वांटिटी क्वालिटी की बात की थी, आज मैं आपको PPT के जरिए वो सारी चीज़ों को समझाऊंगा। और दूसरा जो पार्ट रहेगा जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला पार्ट में देखिए, सबसे पहला पार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि हाउ टू राइट आंसर्स इन MCOM। सो माय डियर लर्नर्स, इसको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब आपको आंसर्स एक्सप्लेनेशन के वीडियोस एकदम टाइम टू टाइम मिलेंगे। इसमें कोई भी तरह का आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि सर वीडियोस आप नहीं डाल पा रहे हो। अब वीडियोस जाएंगे क्योंकि बच्चों मेरे पास रिसोर्सेस नहीं था, अब रिसोर्सेस मेरे पास है और मैं अब पूरा तरह से एकदम तैयार हूँ कि मैं आप लर्नर्स के लिए वीडियो बना पाऊँ। जिसमें से सबसे पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाउ टू राइट आंसर्स इन MCOM, जिसमें पहला चीज़ है कि क्वांटिटी और दूसरा चीज़ है आपका क्वालिटी। क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इग्नू में और वो भी MCOM में, तो आपको 20 मार्क्स का मिलेगा। जिसमें क्वांटिटी कितने पेजेस आपको लिखने होंगे, पहले आपको 5 पेजेस लिखने होंगे। दूसरा जो पार्ट है दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स व्हाट, कि आप उस क्वेश्चन में क्या लिखोगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले सब्जेक्ट कंटेंट, इसमें आप इंट्रोडक्शन को लिखोगे, पहला चीज। दूसरा, डेफिनेशंस को लिखोगे। अगर कोई कोटेशन है उस, जैसे सपोज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए जो कोटेशन आ रहा है उसको आप लिख सकते हो, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0, एक कोटेशन हो गया। तीसरा चीज, सॉरी फोर्थ चीज, जो आपका फीचर्स होता है, कोई भी क्वेश्चंस पर्टिकुलर क्वेश्चंस दिए हैं उसके आपको फीचर्स लिख देने हैं। फिर पांचवा चीज दैट इज एडवांटेज। ओके, एडवांटेज मीन्स व्हाट, जो क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है, सपोज ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो व्हाट, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है तो उसको आपको लिखना है। अगर उससे कोई डिसएडवांटेज है तो उसको डिसएडवांटेज में दो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज वेन डायग्राम एंड कंक्लूजन। इसको आपको, अगर आप ये वेन डायग्राम और कंक्लूजन डालते हो तो आप समझो कि केक में चेरी डाल रहे हो, आइसिंग ऑन द केक, चेरी ऑन द केक, ये कर रहे हो आप। और आप 90% मार्क्स एग्जामिनर से छीन रहे हो। जो आपका हक है वो आपको आराम से मिल जाएगा। अगर तैयारी अच्छी हो, आंसर्स अच्छे लिखे हो तो आप आराम से एक्वायर कर सकते हो। तो चलिए, ये था हमारा कि आप कैसे आंसर्स लिखोगे MCOM में। अब इस चीज़ को हम लोग क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में इसको समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके। सो माय डियर लर्नर्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाई डू यू स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इलस्ट्रेट योर आंसर विथ एग्जांपल्स। आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो आपका MCQ 01 का पेपर है, आप इस पेपर को क्यों पढ़ रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस है, अगर ये क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आधा सॉल्यूशन तो आप इस सब्जेक्ट का ले आए।
क्योंकि ये जो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको पूछा गया है जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, ये क्वेश्चंस आपको पूरा नॉलेज दे देगा कि आप इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हो। चलिए अब इसके आंसर्स को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आंसर्स को 5 पेजेस में लिखने हैं, दैट इज क्वांटिटी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ उसके क्वालिटी पे। क्वालिटी में आप सब्जेक्ट कंटेंट क्या डाल रहे हो। तो सब्जेक्ट कंटेंट में सबसे पहली चीज है कि आपका इंट्रोडक्शन। देखिए ये जो पार्ट है मैंने इसे इंट्रोडक्शन के लिए रखा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ क्रूशियल एज इट हेल्प comprehend how people interact within a workplace affecting productivity motivation and teamwork। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो एम्प्लॉयज़ कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको कैसे फुलफिल करते हैं, कैसे इंडिविजुअल गोल को फुलफिल करते हैं, और कैसे वो एक टीम वर्क डेवलप करते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए। किसी भी काम से मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस है, जो मेन गोल है उससे। जिसमें स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ क्रूशियल एज इट helps comprehend how people interact within a workplace। वर्क प्लेस पे आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जहाँ आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वेदर इट इज़ फॉर्मल वेदर इट इज़ इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसका मतलब जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया मतलब क्या, जहाँ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। तो हम पहले बात करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहाँ आप कैसे आप एक इंटर रिलेशनशिप को बना रहे हो, आप अपने काम पे कैसे फोकस रहते हो, क्या क्या सिचुएशंस आपको फेस करना पड़ता है, कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है वो चीज़। फिर तीसरा चीज़ है कि आपको अगर काम पे मन नहीं लग रहा है, काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हो, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, काम समझ नहीं आ रहा है, तो मोटिवेशन। कोई भी काम होता है वो अकेले नहीं होता है, कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते हो। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अगर आप अकेले की काम अगर आप अकेले काम करना चाह रहे हो तो आप कभी भी काम को पूरा नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपने पढ़ा है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, याद कीजिए क्लास 12th में, जिसमें एक प्रिंसिपल था हेनरी फेयल का, स्पिरिट डी क्रॉप्स। स्पिरिट दी क्रॉप्स में क्या कहा गया था कि आर नॉट, उसमें कहा गया था कि आई कैन डू इट नहीं, वी कैन डू इट। हम कोई भी काम करेंगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ओनली आई कैन डू इट, वी कैन डू इट। किसी अकेले से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। टॉप लेवल जो पॉलिसीज को फ्रेम करता है, मिडिल लेवल उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी रिसोर्सेस असेंबल करवाता है, और जो लास्ट लेवल होता है दैट इज बॉटम लेवल, वो वर्क फोर्स लेवल और वो ऑपरेटिव लेवल होता है, वो काम को अंजाम देता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि विथ योर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में देखिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल इन अ कंपनी वेयर देर इज अ डाइवर्स वर्कफोर्स, जहाँ एक कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स आपको देखने को मिलता है। और डाइवर्स कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके से, कंपनी में अलग अलग तरीके से काम होता है, और काम सिर्फ स्पेसिफिक होता है, एक गोल पे होता है, एक कॉमन गोल होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन एड इन मैनेजिंग वेरियस पर्सपेक्टिव्स, इनहेंसिंग क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को बढ़ा देगा, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग टीम मेंबर्स, ठीक है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अच्छा हो गया, ठीक है, अगर आप कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हो, कोऑपरेशन से काम कर रहे हो, तो आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। एडिशनली, knowing how organizational culture influence decision making process can help leaders create inclusive and supportive environment। जब लीडर को फ्रेंडली रिलेशंस मिलेंगे, कोऑर्डिनेशंस मिलेंगे, तो काम बढ़िया होगा और डिजायर्ड रिजल्ट तक आप जल्दी पहुंच पाओगे। फिर देखो, understanding organizational behavior is a crucial because it sheds light on how people within a workplace interact, perform, and contribute to the overall functioning of a company। किसी भी कंपनी में कैसे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम को करते हैं और काम को एक डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचाते हैं।
फिर है बाय स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वी गेन इनसाइट्स इनटू अ डायनामिक ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर। इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से आप पर्टिकुलरली आप इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाओगे और कैसे आपका बिहेवियर होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैसे फुलफिल होंगे। तब जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स फुलफिल होगा तो आपका पर्सनल गोल भी फुलफिल होगा। फिर देखिए फिर कौन कौन सा लीडर्स टाइप आपको इस लीडरशिप स्टाइल देखने को मिलेगा, ये भी आप ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में देखोगे। देयर आर 3 लीडरशिप स्टाइल्स। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक, सेकंड इज लेसिस फेयर, थर्ड इज डेमोक्रेटिक। ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को आप जान पाओगे विच आर वाइटल कंपोनेंट इन्फ्लुएंसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस पाने के लिए ये तमाम की पॉइंट्स मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये देखिए, सॉरी गलत मार्क हो गया बिकॉज ये आपका देखिए यहाँ पे मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि रिसोर्सेस नहीं थे मेरे पास, लेकिन कुछ रिसोर्सेस को मैंने तोड़ मरोड़ के जोड़ा है। तो थोड़ा सा आपको इस हिंड्रेंस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब देखिए ये कुछ वाइटल्स पॉइंट है जो इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा उतर जाता हूँ तब आपको अच्छे से दिखेगा। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहोगे तो ले सकते हो क्योंकि ये आपके लिए फ्री है। ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके आंसर्स की पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको अपने व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और स्क्रीन पे भी आपको नीचे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं पूरी, क्योंकि लर्नर्स एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और एग्ज़ाम मास्टर्स का है। याद रखिए मास्टर्स, ये कोई बैचलर का एग्ज़ाम नहीं है, मास्टर्स का एग्ज़ाम है। ये आपके कैरियर का अंतिम फेज है जिसमें आप इसके बाद तो अगर आप कुछ करना चाहोगे तो ज़रूर कर सकते हो, लेकिन बहुत लोग ये इसे एक फाइनल स्टेज मानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए फिर इसके बाद क्या है कि वन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर विद इन अ वर्कप्लेस। फॉर इंस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल मोटिवेशन थ्योरीज लाइक मैस्लोस hierarchy or needs of Herzberg two-factor theory help in comprehending what drives employees to perform well. Consider an example where an employee consistently underperformed despite having the necessary skills. Through studying organizational behavior, one might identify that issues lies in the lack of recognition and motivation, prompting the need for a revised incentive structure or supportive feedback mechanism। मतलब कह रहा है कि जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन में आप सिर्फ काम ऐसे ही नहीं करते हो, आप उसके बदले में कुछ पैसे लेते हो। दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आप फ्री में तो सेवा नहीं दे रहे हो, फ्री में सेवा दोगे तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मतलब एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो पैसे कैसे मिलते हैं और क्या क्या मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक फेयर सैलरी रेम्यूनरेशन मिलता है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के साथ साथ आपको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी मिलता है। उसके लिए आपको एक मोटिवेशन का ज़रूरत होता है, जिसमें जब आप ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी को लाइन बाय लाइन देखते जाओगे, जब चैप्टर्स को देखोगे, मेरे सारे क्वेश्चंस को अगर आप देखते जाओगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मोटिवेशन एक पार्ट है, परसेप्शन एक पार्ट है, एटीट्यूड एक पार्ट है। ये सारे पार्ट्स कैसे इंटर रिलेटेड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का मतलब हो गया कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उसके कल्चर से आप रूबरू हो पाओ। सो माय डियर लर्नर्स, आपने ये देखा कि कैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर आपने ये देखा कि कैसे इसके एक्सप्लेनेशंस को हमने आगे बढ़ाया और कैसे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक टॉपिक्स को हमने इस पे इंट्रोड्यूस करा। फिर आगे देखते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग समझते हैं।
देखिए, another essential aspects is a group behavior and dynamics. Analyzing how teams collaborate, communicate, and resolve conflicts is vital. Take, for instance, a scenario where a team fails to meet deadlines consistently. By studying organizational behavior, one might uncover that the problem stems from poor communication within the team, uh, lack of clearly defined roles, or unresolved conflicts. Implementing team building activities, clarifying responsibility, and fostering open communication channels could be potential solution derived from this understanding. मतलब वो सारे की पॉइंट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, उसको सारे की पॉइंट्स को, सारे कंटेंट को आपको इसमें लिख देना है। जो भी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में आपके कंटेंट है जो आपको पढ़ना है, वही इस क्वेश्चन का मेन आंसर है। क्योंकि आप लीडरशिप के 3 स्टाइल्स को अपने इसमें देखा। आपने आप सबसे पहले आप ये समझो कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है वो मैनेजमेंट से चलता है। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। और टोटल मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो डायरेक्टिंग में आपका आ गया मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, 4 एलिमेंट्स होते हैं, सुपरविजन। ठीक है, ये चारों एलिमेंट्स को आपको इसमें डाल देना। जो भी क्लास 12th में आपने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज के मैनेजमेंट में, वो सारे की पॉइंट्स ऑर्गेनाइजेशन के आपको उठाने हैं और आपको उसी के आधार पे इस क्वेश्चंस को लिख देना है। अगर आप कुछ चीजें भूलते हैं तो, और नहीं भूलते तो आपका आंसर रेडी होगा। तो ये सारा आपको उसी तरह क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करा है मैंने। एक बार इसे आप पढ़ लीजिएगा। लाइट थोड़ा कट चुका है इसलिए हम लोग ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। अब देखते हैं इसके वेन डायग्राम को। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एक्सप्लेनेशन में। तो पहला पॉइंट आपको मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन, फिर उसका कंटेंट, फिर इसके बाद ये देखिए ये है आपका वेन डायग्राम। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि इसे आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए, इससे आप रिलेट कर पाएंगे। आपको ऐसा वेन डायग्राम बना देना है जिसमें आप टॉपिक लिखोगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और वहाँ पर टर्म करोगे ऑर्गेनाइजेशन, फिर बीच में कल्चर, इसका स्ट्रक्चर, कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे पीपल, अब पूरा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है जिसमें टीम वर्क के बेसिस पे होता है, लाइफ के क्वालिटी पे, एजुकेशन और रिसर्च पे, बिजनेस के फाउंडेशन पे, स्टाफ का वेल्थ बढ़ता है। ठीक है, और लास्ट पार्ट दैट इज कंक्लूजन पार्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने इस पूरे क्वेश्चंस में क्या लिखा उसे आप अपने शब्दों में बयां कर रहे हो। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन इन मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, देखिए, in conclusion, the study of organizational behavior is vital as it provides insights into individual behavior को जोड़ता है, और ग्रुप डायनेमिक्स, लीडरशिप स्टाइल्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को एक साथ लेके आता है एक प्लेटफॉर्म पे। These insights enable organization to address various challenges। बहुत सारे challenges होते हैं, उस सारे challenges को ओवरकम करना होता है और एक कॉमन गोल पे हम लोग को बने रहना होता है। फिर है आपका ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड क्रिएट अ कंडक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट दैट फोस्टर्स एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। पर्सनल ग्रोथ आपका तभी होगा जब आप पर्सनल आउटपुट को एक कॉमन गोल पे डालोगे। वो कॉमन गोल होगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दैट इज द बेसिक थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इग्नू से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्चुअल टीचिंग्स को फ्रीली आप तक पहुंचाया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सबों को, जो बच्चे नए होते हैं, जो इग्नू में कुछ नहीं जानते हैं कि कैसे वो एडमिशन लेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे असाइनमेंट्स बनाएंगे, कैसे ये लिखेंगे एग्ज़ाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस के लिए, सारे प्रॉब्लम्स के लिए आपका ये टीचर दैट इज़ माय नेम इज़ शुभम, और ये आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एमकॉम के लिए नहीं बच्चों, अगर जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स है, जो एमए कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं,
जो ज्योग्राफी कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, जो एमए में है, एमकॉम में है, उन सब को, चाहे इंग्लिश से हो, तो हमारे पास फैकल्टीज़ है जो आना चाहते हैं, इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, और मैं फ्रीली उन्हें यहाँ पे आमंत्रित करूँगा कि आप आए और हमारे लर्नर्स को वो सारी जानकारी प्रोवाइड करें। क्योंकि मैं जहाँ पहले काम करता था वहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिस वजह से वहाँ पे मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ, और मेरे पास रिसोर्सेस नहीं था, तो रिसोर्सेस को मैंने बहुत ही सिंक्रोनाइज किया, चीज़ों को एक पेज पे रखा और आपके लिए वीडियो बनाया। थैंक यू।